Hello everyone, welcome to the Digital Ventures. My name is अंकित गुप्ता और आज की क्लास में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लेशन टॉपिक को। इन्फ्लेशन जिसे हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। आप लोगों ने शायद मुद्रास्फीति शब्द को ना सुना हो या हो सकता है आपने इन्फ्लेशन शब्द को भी ना सुना हो, लेकिन एक शब्द जो इसे डिफाइन करता है और सामान्यतः इसे यूज किया जाता है वो है इन्फ्लेशन। मतलब इसे हम लोग सामान्यतः नॉर्मली कहते हैं महंगाई। तो महंगाई शब्द आप लोगों ने जरूर सुना होगा। महंगाई क्या होती है ये भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो आज के इस लेक्चर में महंगाई क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, डिमांड के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से, और साथ ही साथ कि इन्फ्लेशन को यानी कि महंगाई को कैसे काउंट किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। अगर नॉर्मली हम बात करें कि इन्फ्लेशन क्या है, तो आप तो मुझे यही कहोगे कि सर सीधी सी बात है, अगर कोई चीज जिसकी हमें जरूरत है, अगर बाजार में उसका दाम बढ़ जाता है, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो जब भी किसी वस्तु या सेवा का दाम बढ़ जाता है, किसी भी वस्तु या सर्विस की जो कॉस्ट है, मतलब उसकी जो मार्केट में उसका जो प्राइस है, एमआरपी है, जब वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जब वो वस्तु हमें पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे देकर खरीदनी पड़ती है, तो इसे ही हम नॉर्मली क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं। लेकिन हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। इन्फ्लेशन इन इंडिया की अगर मैं यहाँ पर बात करूं और डेफिनेशन की बात करूं, परिभाषा की बात करूं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दैट टू मच मनी चेजिंग वेरी फ्यू गुड्स इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशन। ये इसकी एक तरीके से यूं कहें तो एक टेक्नोलॉजिकल डेफिनेशन है। भाई आप तो ये समझते हैं कि वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो गई तो महंगाई आ गई, बिल्कुल सही है, लेकिन महंगाई आती कब है? महंगाई तब आती है जब मार्केट में मनी, मनी को हम लोग यहाँ पर इकोनॉमी की भाषा में लिक्विडिटी भी कहते हैं, या नॉर्मली आप इसे कैश भी कह सकते हैं। तो जब बाजार में या मार्केट में कैश बढ़ जाता है, लोगों के पास कैश इंक्रीज हो जाता है, लोगों की जेबों में ज्यादा पैसा कैश के फॉर्म में होता है, तो जब ज्यादा कैश होगा, ज्यादा लिक्विडिटी होगी, तो वो ज्यादा डिमांड को प्रमोट करती है। तो जब आपकी जेब में ज्यादा पैसा होता है तो आप भी ज्यादा डिमांड करते हैं। हम इमेजिन कर लेते हैं एक मजदूर को, उस मजदूर को डेली बेसिस पर 500 रुपए मिलते थे और वो उसमें अपना खर्च चला लेता था जैसे तैसे। लेकिन अगर हम ये कह दें कि अगले दिन से उसे 500 नहीं बल्कि 1000 रुपए की मजदूरी मिलने लग गई है, तो 1000 रुपए की मजदूरी यानी कि इसका मतलब है कि उसके पास जो पैसे आते थे, अब वो पैसे पहले से डबल हो गए हैं। पहले से क्या हो गए हैं? पहले से जो पैसा है वो आपका यहाँ पर डबल हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में जो मजदूर की डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी। मजदूर जो चीजें पहले खरीद नहीं पाता था क्योंकि मात्र उसके पास डेली बेसिस पर 500 रुपए आते थे, लेकिन अब उसके पास सब 1000 रुपए आने लग गए हैं, तो उसकी डिमांड भी पहले से बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ी है, आपने ज्यादा चीजों की मांग करना शुरू कर दिया है, तो बाजार में भी जब डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ती है, तो वस्तुओं की जो कीमतें हैं, दाम है, वो भी बढ़ने लग जाते हैं। और इसे ही कहा जाता है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। दूसरे शब्दों में अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो the situation of economics where availability of money is more than the availability of goods, commodities और the services। एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर मनी की अवेलेबिलिटी तो है, कैश की अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन उसके मुकाबले वस्तुएं, सेवाएं, कमोडिटीज उसके मुकाबले थोड़ी कम है, उनकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है। तो ऐसे में उन्हीं की डिमांड आपकी यहाँ पर ज्यादा बढ़ेगी, राइट? तो ऐसी कंडीशन में जो कीमतें हैं वस्तुओं, सेवाओं की और सर्विसेज की, वो आपकी बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी। और जब कीमतें बढ़ेंगी तो इसे ही कहा जाएगा आपका यहाँ पर इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन तो वैसे भी आपको पता था कि इन्फ्लेशन क्या होता है, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि इन्फ्लेशन के होने के कारण क्या होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं, यानी कि कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारणों की अगर मैं बात यहां पर करूं कि आखिर महंगाई किस वजह से आती है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, तो राइजिंग प्राइसेस आर द रूट ऑफ इन्फ्लेशन। रूट मतलब कि जड़। तो आखिर महंगाई का कारण क्या है, महंगाई की जड़ क्या है? महंगाई की जड़ सिंपल सी है, महंगाई तब नहीं होगी जब कीमतें नहीं बढ़ेंगी। महंगाई तब होती है जब कीमतें आपकी बढ़ती हैं, करेक्ट है। महंगाई कब होती है? जब प्राइसेस यानी कि कीमतें धीरे 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 आपकी यहाँ पर बढ़ने लग जाती हैं।
तो यही कहलाता है इन्फ्लेशन, करेक्ट है। हाउएवर इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो एक बात तो हमें यहाँ पर समझ में आ गई कि महंगाई का कारण बढ़ती हुई कीमतें हैं। तो इसको भी 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 3 तरीके से समझ सकते हैं कि आखिर कीमतों के बढ़ने का कारण क्या है। क्योंकि अगर हमें कीमतों के बढ़ने का कारण पता चल जाए तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, इन्फ्लेशन इसलिए आती है क्योंकि कीमतें बढ़ती हैं। और कीमतें क्यों बढ़ती हैं? पहला इसका केस हो सकता है डिमांड पुल फैक्टर्स की वजह से कीमतें बढ़ती हैं। डिमांड पुल फैक्टर्स ये होते हैं जिनकी वजह से मार्केट में जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। और ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से डिमांड बढ़ती है तो कीमतें तो बढ़ेंगी ही। जैसे कि सरकार के जो एक्सपेंडिचर हैं उसमें इंक्रीज हो जाना, ठीक है, जिसकी वजह से पब्लिक के हाथ में पहले से ज्यादा पैसे आ जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि मनरेगा के तहत किसी मजदूर को जो सैलरी मिलती है या जो मजदूरी मिलती है, सरकार अब मनरेगा की मजदूरी के तहत मजदूरी बढ़ा रही है, ठीक है, मजदूरों को पहले से ज्यादा मजदूरी देगी। यानी कि सरकार ने मनरेगा योजना के तहत जो खर्च है उसे और इंक्रीज कर दिया है। इसकी वजह से मजदूरों की जेब में पहले से ज्यादा पैसा आएगा। तो अगर हाथ में हमारे पास पहले से ज्यादा पैसा आएगा तो हम पहले से ज्यादा डिमांड भी तो करेंगे। और जब हम पहले से ज्यादा डिमांड करेंगे तो यही डिमांड और इसी डिमांड की वजह से कीमतें बढ़ेंगी और इसी को आपका यहाँ पर कहा जाएगा इन्फ्लेशन। अगर हमारे देश की आबादी बढ़ती जा रही है तो जब से हमारे देश को आज़ादी मिली है तब से लेकर अब तक इंडिया में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। 1872 के बाद हमारे देश में दशकीय जनगणना यानी कि हर 10 साल में होने वाली जो जनगणना है वो 1881 से आपकी यहाँ पर शुरू हुई थी। 1881 से लेकर 2011 के बीच में केवल 10 साल का एक टाइम पीरियड रहा है 1921 के आसपास, जब हमारे देश की पॉपुलेशन घटी है। केवल 1921 के सेंसस में देश की आबादी घटी है, बाकी हर 10 साल में हमारे देश की आबादी बढ़ी ही है। तो अगर आबादी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो जब आबादी इंक्रीज होगी बढ़ेगी तो आबादी अपने जीने के लिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, कपड़ों की डिमांड, खाना पीना, रहने के लिए घर, इनकी डिमांड भी तो बढ़ेगी। एक परिवार में 2 लोग रहते थे, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, 10 साल बाद मान लेते हैं उस घर में अब 5 लोग हो गए, हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे। तो जब 3 बच्चे पैदा हुए, आबादी बढ़ी, तो उस परिवार का खर्च भी तो बढ़ेगा। खर्च बढ़ने के साथ साथ उस परिवार की डिमांड भी तो बढ़ेगी। पहले 2 लोग अपने जीने के लिए चीज़ों की डिमांड करते थे, अब 5 लोग अपने जीने के लिए चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो बढ़ी हुई आबादी भी डिमांड करती है, बढ़ी हुई आबादी डिमांड करती है, कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई आती है। फ्लक्चुएटेड कंजम्पशन पैटर्न भी इसके लिए जिम्मेदार है। कभी कभी चीज़ों की, कुछ चीज़ों की डिमांड तेजी से बढ़ जाना, है ना, इसकी वजह से भी प्राइस राइज होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में आप ऐसी ही चीज़ें खरीदना पसंद करोगे जो विंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुइटेबल है, यानी कि जैकेट्स या वुलन क्लॉथ्स। तो उस समय अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो उस समय जैकेट्स और वुलन क्लॉथ्स की डिमांड हाई होगी तो उनके प्राइस भी हाई होंगे। इसी तरह से इंडिया में गर्मियों के हिसाब से आप चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो इस तरीके से इंडिया में फ्लैक्चुएटेड कंजम्पशन पैटर्न आपका चलता है। इसकी वजह से भी कभी कभार अलग अलग कारणों से डिमांड बढ़ती हैं और डिमांड बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं। अब कीमतों के बढ़ने का दूसरा कारण है कॉस्ट पुश। कॉस्ट का मतलब होता है लागत। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है आपके यहाँ पर लागत। और कॉस्ट पुश फैक्टर्स की बात करें तो कॉस्ट पुश फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे? दिस फैक्टर इज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इनपुट। देखो, अगर हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु को बनाने की एक लागत होती है, एक कॉस्ट होती है, करेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है, वस्तु को बनाने की जो लागत है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल कि मार्केट में आप एक टेबल खरीदने जाते हैं, लकड़ी की टेबल आप खरीदने जाते हैं। तो ये लकड़ी की टेबल आपको मिलती है फॉर एग्जाम्पल, ये लकड़ी की टेबल आपको मिलती है फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए की। अब इस लकड़ी की टेबल को बनाने में वुड यानी कि लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर इस टेबल को बनाने वाला व्यक्ति जो लकड़ी खरीदता है, अगर मार्केट में लकड़ी महंगी हो जाए तो इस टेबल को बनाने में मान लेते हैं 500 रुपए की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, 200 रुपए की इसमें लेबरिंग लगी है, यानी कि जिस लेबर ने अपनी स्किल से इसे टेबल का रूप दिया है उसे 200 रुपए दिए गए।
100 रुपए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, 200 रुपए का मुनाफा हो रहा है इस टेबल को बेचने से। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर लकड़ी की कीमत ही 200 रुपए बढ़ जाए तो अब लकड़ी हो गई 700 रुपए की टेबल के लिए, 200 रुपए मजदूरी दी जाती है, उसे हम अभी उतना ही रखते हैं, और 100 रुपए एडिशनल मटेरियल इसमें। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि केवल टेबल को बनाने का खर्चा ही आपका 1000 रुपए आ गया। पहले टेबल को बनाने का खर्चा 800 रुपए आ रहा था, लेकिन अब टेबल को बनाने का खर्चा 1000 रुपए आ रहा है। क्यों? क्योंकि लकड़ी, जो रॉ मटेरियल इस लकड़ी को बनाने में इस्तेमाल हुआ है वुड, वो पहले से क्या हो गई है, आपकी महंगी हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में अब इस टेबल की नई कीमत हो जाएगी बाजार में 1200 रुपए। तो जब हम वस्तुएं बनाते हैं या वस्तु का निर्माण किया जाता है तो उसमें जो लागत लगती है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है, अगर रॉ मटेरियल या कच्चे माल की कीमतें बढ़ेंगी तो इसकी वजह से जो फाइनल गुड है, यानी कि जो वस्तु बनकर तैयार होगी, वो भी पहले से क्या हो जाएगी, महंगी तैयार होगी। और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से बेसिकली आपका यहाँ पर ये होगा कि अंततः बाजार में वो चीज़ आपको महंगी ही मिलेगी। कई बार क्या होता है कि सरकारें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपके यहाँ पर इंक्रीज कर देती हैं, जैसे कि किसी चीज़ पर जीएसटी वगैरह बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से जीएसटी बढ़ने की वजह से आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, तो आपकी नज़रों में तो चीज़ महंगी ही हुई है ना। सरकार एमएसपी बढ़ा देती है, एमएसपी से क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत सरकार बहुत सारी फसलों को क्या करती है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। यानी कि किसान जब फसलें उगाता है तो सरकार ये गारंटी देती है कि इस फसल की कीमत इस अमाउंट से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है अनाज का। तो जब किसान अपना अनाज बेचने के लिए सरकारी मंडी में पहुंचता है तो कई बार उसे बहुत ही कम कीमत मिलती है उसके द्वारा उगाए गए अनाज की, जिससे किसान हतोत्साहित हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। इवन कई बार तो जितना उन्होंने लागत लगाई थी वो भी नहीं निकलती फसल बेचकर। तो सरकार कुछ फसलों के लिए एमएसपी देती है। ठीक है, तो एमएसपी से बेसिकली क्या होता है कि जो फसल है वो उस कीमत से नीचे नहीं बिकेगी। अब अगर सरकार एमएसपी बढ़ा देती है तो मान लेते हैं कि किसी फसल को पहले पर केजी के हिसाब से, अगर हम मान लेते हैं सरकार ने 50 रुपए तय किया था, लेकिन अब सरकार पर केजी के हिसाब से उस फसल को 60 रुपए में खरीदेगी फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसी कंडीशन में अगर सरकार एमएसपी बढ़ाएगी तो किसानों को पहले से ज्यादा दाम मिलेगा, बिल्कुल सही है, उनकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा, बिल्कुल सही है, वो ज्यादा डिमांड करेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। और अगर फसलें पहले से महंगी सरकार ने खरीदी हैं तो बाजार में भी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो आपकी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन फसलों से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया, क्योंकि इसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 50 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जब हम फसल को खरीद ही महंगा रहे हैं बाजार से, तो लागत तो फाइनल प्रोडक्ट की बढ़नी ही है। इसकी वजह से लागत बढ़ती है और उसका फाइनल कॉस्ट इंक्रीज होता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज की वजह से भी हमारे देश में कॉस्ट इंक्रीज होती है। कैसे? कि हमारे देश में उत्पादन तो बहुत होता है, लेकिन कई बार इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज की वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब भी होती हैं। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे, अगर हम बात करें तो कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो अगर किसान ने बहुत सारी सब्जियां उगाई या फल उगाए, लेकिन यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से उसमें से 20% सब्जियां या जो फल है वो खराब हो गए, तो जो सब्जियां और फल खराब हुए हैं उनकी कीमत किससे वसूल की जाएगी, कि बाकी का बचा हुआ जो 80% है वो किसान थोड़ा महंगा बेचने का ट्राई करेगा ताकि उसका नुकसान की भरपाई हो सके। करेक्ट है। कई बार क्या होता है कि गांव से शहरों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं या फिर जो हाईवेज हैं प्रॉपर नहीं होते, पहुंचने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपकी राइज होती है, तो इसकी वजह से भी लागत बढ़ती है। मॉनसून फेल हो जाना, बाढ़ जैसे हालात आ जाना, डिजास्टर होना। मॉनसून फेल होने पर क्या होता है, मॉनसून फेल होने पर सूखा पड़ जाता है, और कई बार तो मॉनसून ज्यादा बरसता है तो बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। तो सूखा पड़ना और बाढ़ जैसे हालातों की वजह से भी अनाज बर्बाद हो जाता है, किसान की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि अगर देश में सूखा पड़ा है तो सूखा पड़ा होने की वजह से या मानसून की वजह से फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में किसान के द्वारा उगाया गया अनाज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी। अगली इन्फ्लेशन है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होती है?
As the price of goods and services increases, labor expects demand more wages to maintain their cost of living. That is increase price and wages. Price spiral continues. देखो सीधी सी बात है, अगर आप 5 साल पहले किसी कंपनी में 5,000 रुपए प्रति महीना कोई मजदूर काम कर रहा था, 5 साल पहले कोई मजदूर किसी फैक्ट्री में 5,000 रुपए महीने पर काम कर रहा था, तो क्या वो 5 साल बाद भी 5,000 रुपए महीने पर ही काम करने को तैयार होगा? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज समय के साथ पिछले 5 सालों में रेंट बढ़ गया, बिजली महंगी हो गई, खाना पीना महंगा हो गया, तो समय के साथ मजदूर भी चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा मजदूरी मिले। क्यों? क्योंकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ गई है। अब 5,000 रुपए में गुजारा नहीं होगा, अब कम से कम 10,000 रुपए महीने की मजदूरी हमें चाहिए, क्योंकि अगर हमें बड़े शहर में रहना है, फैक्ट्री में काम करना है, तो 5,000 रुपए महीने में तो होगा ही नहीं। 5,000 रुपए तो केवल मान लो वो जहाँ रहता है उसका किराया हो गया, 2,000 रुपए उसके लग जाते हैं खाने पीने में, 3,000 दूसरे खर्चों में। तो ऐसी कंडीशन में 5,000 रुपए में तो उसका गुजारा होगा ही नहीं। तो समय के साथ क्या होता है, जब महंगाई बढ़ती है, वस्तुओं और सेवाएं की कीमतें बढ़ती हैं, तो मजदूर भी ये चाहते हैं कि उनकी मजदूरी बढ़े, और वो मजदूरी बढ़ाने की डिमांड करते हैं। तो मजदूरों की मजदूरी बढ़ती है, और अगर मजदूरों की मजदूरी बढ़ रही है तो ये खर्चा उस वस्तु को बनाने की कॉस्ट में भी तो जुड़ेगा, क्योंकि ये मजदूर क्या करते हैं, उस फैक्ट्री में लकड़ी की टेबलें बनाते हैं। तो अगर मजदूरों की मजदूरी बढ़ी है तो इसका मतलब ये है कि टेबलों को बनाने की कॉस्ट भी बढ़ गई है। इसकी वजह से होगा ये अंततः कि ये मजदूर जो भी वस्तु या प्रोडक्ट बनाते हैं वो मार्केट में महंगा ही बिकेगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने की जो लागत है वो बढ़ गई है, क्योंकि हम उन मजदूरों को अब पहले से ज्यादा पैसे दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हम वस्तुओं को बनवाने में पहले से ज्यादा खर्च कर। करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कॉजेस, कारणों के आधार पर। जैसे कि करेंसी इन्फ्लेशन होती है। अब हम महंगाई के प्रकारों की बात कर रहे हैं, महंगाई के टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो एक होती है करेंसी इन्फ्लेशन। करेंसी इन्फ्लेशन कब आती है? करेंसी इन्फ्लेशन तब आती है जब प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स कॉजेज दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। जब मार्केट में क्या होता है, सरकार थोड़ा ज्यादा करेंसी प्रिंट करके सर्कुलेट कर देती है। कहने का मतलब यह है कि अगर पहले से ज्यादा करेंसी प्रिंट की गई है तो इसका मतलब है कि लोगों की जेबों में भी पहले से ज्यादा पैसे आए हैं। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान अमेरिका में सरकार ने या अमेरिकी गवर्नमेंट ने पहले से ज्यादा करेंसी प्रिंट की थी। पहले से ज्यादा करेंसी इसलिए प्रिंट की गई थी, सरकार अपने खर्चों को, सरकार अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सके। लेकिन इसकी वजह से अंततः हुआ ये कि कोविड-19 पेंडेमिक तो आपका यहाँ पर कंट्रोल हो गया, लेकिन सरकार ने उस समय जितनी भी करेंसी आपकी यहाँ पर है, वो करेंसी, एक्स्ट्रा करेंसी जो आपकी यहाँ पर प्रोड्यूस की थी, तो एक्स्ट्रा करेंसी प्रोड्यूस करने की वजह से वो करेंसी जब मार्केट में सर्कुलेट हुई तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आया, और ज्यादा पैसे की वजह से ज्यादा डिमांड बढ़ी। ठीक है। अगली टाइप है इन्फ्लेशन का, अगला प्रकार है क्रेडिट इन्फ्लेशन। क्रेडिट इन्फ्लेशन क्या होती है? क्रेडिट एक्सपांशन लीड्स टू द राइज इन द प्राइसेस लेवल कॉजिंग इन्फ्लेशन। क्रेडिट एक्सपांशन यानी कि जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से या बैंक्स की तरफ से बहुत ही सस्ती दर पर लोन बांटे जाएं, यानी कि लोन लेना सस्ता है तो ज्यादा लोग लोन लेते हैं, क्योंकि ब्याज दरें बहुत कम है। तो ज्यादा लोन की वजह से जो पैसा है, क्रेडिट है, अमाउंट है, वो इकोनॉमी में ज्यादा है। नहीं कि लोग ज्यादा लोन ले रहे हैं, तो ज्यादा लोन लेने की वजह से ज्यादा पैसा मार्केट में पहुंच रहा है। ज्यादा पैसा मार्केट में पहुंच रहा है तो इसकी वजह से जो कीमतें हैं, लोग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा है, और इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आएगा उसे क्रेडिट इन्फ्लेशन कहेंगे। नेक्स्ट वन इज डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन क्या है? व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू, तो गवर्नमेंट कैन आस्क आरबीआई टू प्रिंट मनी टू मीट द बजट डेफिसिट कॉजिंग डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। बजट डेफिसिट क्या है? देखो, बजट क्या होता है? बजट में सरकार की इनकम और सरकार के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, राइट? तो जब ऐसी कंडीशन बनती है कि सरकार की इनकम कम है, सरकार को कम रेवेन्यू मिला है, सरकार को कम टैक्स मिला है, लेकिन सरकार के खर्चे ज्यादा हैं, तो सरकार के खर्चे ज्यादा हैं तो खर्चों को पूरा करने के लिए भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई को ये कह सकती है कि खर्चों को पूरा करने के लिए आप ज्यादा करेंसी प्रिंट करो, इससे भारत सरकार के खर्चे पूरे होंगे।
और जब आरबीआई एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट करता है तो एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट होने के बाद एक्स्ट्रा करेंसी, एक्स्ट्रा मनी मार्केट में सर्कुलेट भी तो होती है। तो जब ये एक्स्ट्रा मनी मार्केट में सर्कुलेट होती है, मार्केट में पहुंचती है, लोगों के पास पहुंचती है, तो इसका मतलब है मार्केट में पहले से ज्यादा मनी है, पहले से ज्यादा कैश है, पहले से ज्यादा लिक्विडिटी है। तो लोगों के पास पहले से ज्यादा पैसा होगा तो वो पहले से ज्यादा डिमांड करेंगे, पहले से ज्यादा डिमांड करेंगे तो कीमतें भी जो वस्तुओं की होंगी वो पहले से ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अभी तक हमने महंगाई के प्रकार यहां पर देखे कारणों के आधार पर, कॉजेस के बेसिस पर। आगे हम इन्फ्लेशन के टाइप्स देखेंगे स्पीड और इंटेंसिटी के बेसिस पर, कि स्पीड और इंटेंसिटी यानी कि जब हम इन्फ्लेशन को काउंट करें और इन्फ्लेशन परसेंटेज में आपकी निकल कर आती है, तो परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं तो कितने प्रकार की महंगाई आपकी यहां पर बनती है। देखो सिंपल सी बात है, पहली है क्रीपिंग और माइल्ड इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन को हम लोग कैलकुलेट करें और इन्फ्लेशन लेस देन 3% यानी कि इन्फ्लेशन का प्रतिशत की महंगाई 2% है, महंगाई 2.5% है, तो जब महंगाई को मेजर किया जाए, काउंट किया जाए और इन्फ्लेशन 3% से कम आए, ठीक है, तो ये कहलाती है क्रीपिंग या माइल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, हिंदी में कहें तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति या रेंगती हुई महंगाई। लेकिन जब इन्फ्लेशन 3% से ज्यादा हो जाए और 5% के आसपास इन्फ्लेशन आपकी यहां पर पहुंचे, यानी कि इन्फ्लेशन को जब हम मेजर करें, इन्फ्लेशन को जब हम काउंट करें, कैलकुलेट करें, इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं अभी आपको सेशन के लास्ट में बताऊंगा। तो वॉकिंग इन्फ्लेशन, जब महंगाई 5% के आसपास आपकी यहां पर होती है तो वो आपकी यहां पर वॉकिंग इन्फ्लेशन आपकी यहां पर कहलाती है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, जब इन्फ्लेशन 10% अबव हो जाती है, यानी कि 10% या 10% से ज़्यादा की महंगाई आपकी यहाँ पर हो जाती है, जब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करें और इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के बाद हमें मिले 10% से ज़्यादा की इन्फ्लेशन, तो इसे कहते हैं गैलोपिंग यानी कि कूदती हुई इन्फ्लेशन, या फिर इसे हाइपर इन्फ्लेशन भी आपका यहाँ पर कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन या गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाए और इन्फ्लेशन 10% से ज्यादा निकल कर आए। नेक्स्ट वन इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है? आप न्यूज में, न्यूज चैनल्स में, न्यूज पेपर्स में जो भी इन्फ्लेशन की परसेंटेज पढ़ते हैं वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है, और ये हमारे देश की टोटल इन्फ्लेशन होती है। हमारे देश के सभी सेक्टर्स की टोटल इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन आपके यहाँ पर बोलते हैं। इकोनॉमी के सभी सेक्टर जिसमें फूड सेक्टर और एनर्जी प्राइजेस सबको कैलकुलेट कर लिया जाता है, सबको मिलाकर देश की टोटल इन्फ्लेशन जो आपकी यहाँ पर बनती है वो हेडलाइन है। जैसे कि कोई हेडलाइन निकल कर आई न्यूज़पेपर में कि देश की इन्फ्लेशन 6.5% आपकी यहाँ पर पहुंच चुकी है, तो जो इन्फ्लेशन की परसेंटेज हर जगह बताई जा रही है कि महंगाई अब इतनी हो चुकी है, वो आपकी यहाँ पर बनती है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन होती है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन बेसिकली ये इन्फ्लेशन का टाइप नहीं है। स्टैगफ्लेशन ये इकोनॉमी की एक सिचुएशन है। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। स्टैगफ्लेशन में स्टैग से बनता है स्टैगनेशन, स्टैग से बनता है स्टैगनेशन, और बाकी का फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन से बना है। तो अगर हम इसमें इन्फ्लेशन का फ्लेशन ले लें और स्टैगनेशन का स्टैग ले लें, दोनों को मर्ज कर दें, तो बन जाता है स्टैगफ्लेशन, राइट। स्टैगफ्लेशन इकोनॉमी की एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर इन्फ्लेशन तो है, मार्केट में महंगाई तो है और महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इकोनॉमी की एक ऐसी सिचुएशन जहां पर महंगाई तो बढ़ रही है, साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, उनकी इनकम कम हो गई है या जीरो हो गई है, देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है और देश की जीडीपी आपकी डाउन होती जा रही है। तो इकोनॉमी की ऐसी सिचुएशन जहां पर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, लेकिन देश ग्रो नहीं कर रहा, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है या देश रुका हुआ है, देश की जीडीपी डाउन है, इकोनॉमी की ऐसी सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन आपका यहां पर बोलते हैं। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इन्फ्लेशन को काउंट कैसे किया जाता है। तो व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? तो देखो, इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए हमारे देश में एक इंडेक्स यूज होता है। क्वेश्चन ये बन सकता है
इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए हमारे देश में एक इंडेक्स यूज किया जाता है। इस इंडेक्स का नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहले हमारे देश में इन्फ्लेशन को डब्ल्यूपीआई पर, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स पर काउंट किया जाता था, बट अब होलसेल प्राइस इंडेक्स पर नहीं, आरबीआई ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अपनाया है कि अब देश की हेडलाइन इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, सीपीआई का इस्तेमाल किया जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है और इसके तहत इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन 260 कमोडिटीज, इसमें करीब 260 कमोडिटीज आपकी यहाँ पर शामिल हैं और इसमें कमोडिटीज के साथ साथ कुछ सर्विसेज भी आपकी यहाँ पर शामिल हैं। यानी कि हमारे और आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली जो प्रमुख वस्तुएं हैं और प्रमुख सेवाएं हैं, तो करीब करीब 260 के आसपास वस्तुओं और सेवाओं को इसमें काउंट किया गया है। और जब इन वस्तुओं और सेवाओं के दामों में, मतलब इनके प्राइजेस में डिफरेंस आता है तो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर इन वस्तुओं के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमने 260 टोटल वस्तुएं आपकी यहाँ पर ली हैं, तो इन 260 वस्तुओं को हम 100% आपका यहाँ पर मानेंगे और इन 100% में से करीब 45% जो वस्तुएं हैं वो खाने पीने की चीजें हैं, फूड एंड ब्रेवरेजेस हैं। बाकी का 10% आपका हाउसिंग है, ये रेंट या ईएमआई आप यहाँ पर समझ सकते हैं। बाकी का 6% फ्यूल और लाइट पर खर्च किया गया है। बाकी का 6.5% कपड़ों पर और फुटवियर पर खर्च किया गया है। बाकी का 2.38% पान, टोबैको और जैसे बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ये सब है। और 28% इसमें मिसलेनियस चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारे द्वारा जो भी वस्तुएं खरीदी जाती हैं, जो भी सेवाएं खरीदी जाती हैं, ऐसी टोटल 260 के आसपास वस्तुएं और सेवाएं हैं। इसका टोटल वेटेज हम लोग यहाँ पर लेंगे तो 100 होगा। 100 में से 45% जो आपका वेटेज जाता है खाने पीने की चीज़ों में हम खर्च करते हैं, हाउसिंग, फ्यूल, क्लॉथ, फुटवियर, इन सब पे यूज़ होता है। मिसलेनियस में 28% यूज़ होता है। तो आप इसको ऐसे समझो कि ये जो 260 गुड्स एंड सर्विसेज हैं, मान लेते हैं कि सन 2021 में अगर हम ये 260 सन 2021 में अगर हम ये 260 वस्तुएं और सेवाएं बाजार में खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमें 1,000 रुपए में मिल जाती हैं। मान लेते हैं, ये केवल एक इमेजिनरी नंबर है कि अगर हम 2021 में ये 260 वस्तुएं खरीदने जाते हैं बाजार में, वस्तुएं और सेवाएं, तो हम इसके लिए 1,000 रुपए पे करते हैं। लेकिन अगर हम यही 260 वस्तुएं और सेवाएं बाजार में खरीदने जाते हैं, तो अब 2025 चल रहा है, तो क्या ये वस्तुएं और सेवाएं आपको 1,000 रुपए में मिल जाएंगी? आंसर इज नो, क्योंकि पिछले 4 साल में इन वस्तुओं और सेवाओं के दाम भी तो बढ़े होंगे। तो यही 260 वस्तुएं और सेवाएं जो मुझे पहले 1,000 रुपए में मिल रही थी, यही वस्तुएं और सेवाएं अब मुझे 1,200 रुपए में मिल रही हैं। तो फर्क या फिर ये जो महंगाई बढ़ी है वो कितनी इंक्रीज हुई है? करीब 200 रुपए पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं, राइट। और पहले का दाम कितना था, बेस ईयर का प्राइस कितना था? बेस ईयर का प्राइस इन वस्तुओं का था 1,000 रुपए और करंट ईयर का प्राइस है इन वस्तुओं का 1,200 रुपए। दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस 200 है, मल्टीपल 100। तो इस तरीके से जो हमें यहाँ पर परसेंटेज मिलती है वो हमें यहाँ पर मिलती है 20%, यानी कि पिछले 4 सालों में महंगाई 20% की दर से आपकी यहाँ पर बढ़ी है। तो जो ये वाला ईयर होता है जिसके बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं वो बेस ईयर होता है। तो सरकार हर साल एक बेस ईयर आपका यहाँ पर डिसाइड करती है। तो बेस ईयर को करंट ईयर के प्राइसेस से कंपेयर किया जाता है, दोनों के बीच का डिफरेंस, बेस ईयर का प्राइस मल्टीपल 100। तो जो परसेंटेज निकल कर आती है सीपीआई पर कि हम कितना कंज्यूम करते हैं वस्तुएं और सेवाएं, तो इस तरीके से पता चलता है कि 20% महंगाई आपकी यहाँ पर बढ़ गई है, 20% इन्फ्लेशन आपकी यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। क्लियर सभी को मेरी बात कि कैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर हम जो कंज्यूम करते हैं, हमारा जो कंजम्पशन होता है, उसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके टोटल 4 सेगमेंट होते हैं, यानी कि सीपीआई में जो 260 वस्तुएं हैं उन्हें हम लोग इंडस्ट्रियल वर्कर्स वाला सेगमेंट, एग्रीकल्चरल लेबर्स वाला सेगमेंट, रूरल लेबर्स और अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, तो 2 कैटेगरी शहरों से हैं और 2 कैटेगरी आपकी रूरल एरियाज से हैं, उनको शामिल इसमें किया जाता है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसकी जो बास्केट आपकी यहाँ पर होती है सीपीआई की,
उसमें फूड, ब्रेवरेजेस, पान, टोबैको, क्लॉथिंग, हाउसिंग, फ्यूल, हेल्थ, मेडिकल पर, एजुकेशन पर, ट्रांसपोर्ट पर, रिक्रिएशन पर, पर्सनल केयर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एक परसेंटेज दिया गया है कि 260 वस्तुओं का 100 वेटेज इंडिया में लोग कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, उसके हिसाब से बास्केट है जो मैंने आपको बताई। टोटल वस्तुएं हो जाएंगी आपकी 260 वस्तुएं और सर्विसेज। इनके बिहाफ पर जो हमारे देश में लोग कंज्यूम करते हैं ये 260 वस्तुएं और सर्विसेज, उसके आधार पर क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर से आपको ये पता चला होगा कि इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन्फ्लेशन के कितने प्रकार होते हैं, इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है, करंट में हमारे देश में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसे कैलकुलेट करने के लिए किस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे देश में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए, सो आई होप कि आज का लेक्चर आप सभी को क्लियर रहा होगा, आपने अच्छे से जाना और समझा कि इन्फ्लेशन क्या है। हमारे देश में माना जाता है कि करीब जो आपकी यहाँ पर हमारे देश में जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि करीब करीब वॉकिंग इन्फ्लेशन 5% के आसपास की इन्फ्लेशन अच्छी मानी जाती है हमारे जैसे देश के लिए। इन्फ्लेशन इज नॉट बैड, अच्छी है इन्फ्लेशन, लेकिन एक कंट्रोल में, एक लिमिट में। तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए कौन सी इन्फ्लेशन अच्छी है? वॉकिंग इन्फ्लेशन इंडिया के लिए अच्छी मानी जाती है, ये भी याद रखिए। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।